डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलीसेक्राइड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हमारा जो मेजर फोकस होगा वो स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज एंड काइटिन के ऊपर होगा और इनकी स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। इसीलिए आज का ये वीडियो लेक्चर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर पॉलीसेक्राइड्स? पॉलीसेक्राइड्स आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी फॉर्मेशन होती है बाय combination of more than 10 monosaccharide units. मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्मेशन होती है एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास टू टाइप्स के हैं, एक होमोपॉलीसेक्राइड है, एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। What are homopolysaccharides? These are formed by condensation of one kind of polysaccharide. अगर मोनोसेक्राइड के जो सब यूनिट्स हैं वो एक ही जैसे हों, वो अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर पॉलीसेक्राइड बनाते हैं तो उसको हम होमोपॉलीसेक्राइड कहते हैं। एंड एग्जांपल्स वी हैव स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन। जबकि हेट्रोपॉलीसेक्राइड एक ऐसा पॉलीसेक्राइड है विच इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड सब यूनिट्स। मुख्तलिफ किस्म के मोनोसेक्राइड सब यूनिट्स जब आपस में कंबाइन हो जाएं तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड की फॉर्मेशन होती है एंड वी हैव एग्जांपल्स एगर, पेप्टिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन। What are functions of polysaccharides? एक तो ये एज ए स्टोर्ड फूड एंड एनर्जी, जिस तरह से हमने बात की स्टार्च, ग्लाइकोजन वगैरह की बात की, तो इनका जो मेजर फंक्शन होता है दैट इज इट कैन स्टोर फूड या फिर ये एनर्जी के सोर्स के तौर पे ये काम कर लेते हैं। इन एडिशन टू दिस ये स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे भी काम करते हैं, जिस तरह से सेलुलोज और काइटिन जो है वो स्ट्रक्चरल मटेरियल बनाते हैं, तो स्ट्रक्चरल रोल भी है इनका। एंड दे आर कन्वीनियंट स्टोरेज मॉलिक्यूल्स फॉर सेवरल रीजंस। जिस तरह से ये डिफरेंट टाइप के उनके अंदर ये एज ए स्टोरेज के तौर पे भी ये रूट, स्टेम, सीड वगैरह के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ ये इनकी साइज आल्दो लार्ज होती है, जिसकी वजह से ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, क्योंकि उसने स्टोर होना होता है काफ़ी टाइम के लिए। और फिर जब सेल को उसकी नीड होती है तो तब जाके ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्रेक डाउन होके वो फिर अपना सिंपल मोनोसेक्राइड सब यूनिट जो है वो बना देते हैं, जो कि सेल उस मोनोसेक्राइड सिंपल जो सब यूनिट है उसको वो सेल कंज्यूम कर रहा होता है। एंड देन वी हैव स्टार्च। स्टार्च इज टाइप ऑफ होमोपॉलीसेक्राइड जिसके अंदर सेम मोनोसेक्राइड के सब यूनिट्स यूज होते हैं, और वो कौन से हैं? अल्फा ग्लूकोजेस। बहुत सारे अल्फा ग्लूकोजेस आपस में कंबाइन होते हैं। कहते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ अल्फा ग्लूकोजेस जो है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होके ये स्टार्च बना लेते हैं। इट इज स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स। प्लांट का ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट भी है, क्योंकि ये रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर और सीड्स के अंदर ये मौजूद होता है। सीरियल ग्रेन्स के अंदर, पोटैटो ट्यूबर्स वगैरह के अंदर, और फिर जो कि एज ए सोर्स हैं, एज फूड सोर्स हैं ह्यूमन के लिए। और इसके अगर हम डाइजेशन की बात करें तो इसकी डाइजेशन कहते हैं कि ये माउथ से ही डाइजेशन इसकी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि स्लाइवा जो है उसके अंदर एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है और उसको माल्टोज में ये पहले कन्वर्ट कर देता है। एंड दिस माल्टोज विल देन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय माल्टेज एंजाइम। फिर माल्टेज एंजाइम इसको फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी के साथ एंड देन किसी भी गिवन सैंपल के अंदर हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं आयोडीन टेस्ट के थ्रू, और आयोडीन टेस्ट जब हम करते हैं तो इस दौरान ये ब्लू कलर देता है
जिससे ये पता चल जाता है कि गिवन सैंपल के अंदर स्टार्च मौजूद है। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टार्च, एक को हम एमाइलोज कहते हैं, दूसरा हमारे पास एमाइलोपेक्टिन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन? जो एमाइलोज है दिस इज अनब्रांच्ड, जिसके अंदर लीनियर चेन होता है और फिर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें मौजूद है, जबकि दिस इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, सिर्फ गर्म पानी में ये डिजोल्व होता है। एंड वी हैव सेकंड टाइप विच इज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है जिसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस भी मौजूद होते हैं। व्हाट आर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस? ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि एक मोनोसेक्राइड का सब यूनिट दूसरे मोनोसेक्राइड के सब यूनिट के साथ जब कंबाइन हो जाता है तो वो ये डिफरेंट लिंकेजेस के थ्रू कंबाइन हो जाते हैं। एक मोनोसेक्राइड सब यूनिट का कार्बन नंबर 1 और दूसरा मोनोसेक्राइड सब यूनिट का कार्बन नंबर 4 आपस में बॉन्ड बनाते हैं, वाटर की फॉर्मेशन होती है और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डेवलप हो जाता है। और जबकि इन केस ऑफ एमाइलोपेक्टिन अगर हम कहें तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होती है, इन एडिशन टू दिस अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होती है, इसलिए ये ब्रांच बनाता है। पहले एक स्ट्रेट चेन होगा, उसके ऊपर ब्रांचेस ये बनाएगा, जबकि एमाइलोज बिल्कुल स्ट्रेट अनब्रांच लीनियर स्ट्रक्चर ये बनाता है जिसके अंदर सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद होती है। और एमाइलोज हमेशा हॉट वाटर में डिसॉल्व होता है, जबकि हमारे पास एमाइलोपेक्टिन है, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। Here you can see this amylose and amylopectin. देख लें, दिस इज एमाइलोज जिसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट चेन बना है। देखें, ये एक मोनोसेक्राइड सब यूनिट है, ये दूसरा मोनोसेक्राइड सब यूनिट है, मीन्स कि ये आपके पास 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की फॉर्मेशन होगी। देखें, दिस इज एमाइलोज। और जबकि ये देखें, दिस इज एमाइलोपेक्टिन, ये एक मोनोसेक्राइड का सब यूनिट है, ये दूसरा मोनोसेक्राइड का सब यूनिट है। इन दोनों के बीच पहले 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की फॉर्मेशन होगी और उसके साथ फिर ब्रांच बनाएगा दूसरा जो चेन है उसका। यहाँ पे एक मोनोसेक्राइड सब यूनिट है, इसका कार्बन नंबर 4 और दूसरा जो चेन है उस मोनोसेक्राइड सब यूनिट का कार्बन नंबर 6 के बीच में यहाँ पे एक और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ये इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ब्रांच आ गया है। दिस इज नोन एज ब्रांच। इसी वजह से कहते हैं कि ये एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांचेस बनाता है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होती है इसमें और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होती है। तो ये दो टाइप के ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस मौजूद हैं एमाइलोज के अंदर। एंड देन वी हैव ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज अगेन होमोपॉलीसेक्राइड जिसके अंदर अल्फा ग्लूकोज होता है। बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज के जो सब यूनिट्स हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ये ग्लाइकोजन बनाएंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है और ये मोस्टली हमारे अंदर लीवर और मसल्स के अंदर ये स्टोर्ड फॉर्म में होता है और जब भी फिर सेल को इसकी नीड होती है तो ये ग्लाइकोजन की हाइड्रोलाइसिस होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और फिर अल्फा ग्लूकोज बनाएगा और फिर ये अल्फा ग्लूकोज फिर हमारा सेल इसको कंज्यूम कर लेगा। अगेन सैंपल के अंदर हम टेस्ट कर सकते हैं आयोडीन टेस्ट जिसको कहा जाता है। आयोडीन टेस्ट के थ्रू ग्लाइकोजन की प्रेजेंस हम चेक कर सकते हैं। अगर रेड कलर आ जाता है तो दैट मीन्स के गिवन सैंपल के अंदर ग्लाइकोजन मौजूद है। एंड द स्ट्रक्चर रिजेंबल्स विद एमाइलोपेक्टिन स्टार्च। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एमाइलोपेक्टिन स्टार्च की तरह होती है। दैट मीन्स कि इसके अंदर भी ग्लाइकोजन के अंदर भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस भी होते हैं। दैट मीन्स कि ये ब्रांचेस बनाता है, लेकिन कहते हैं कि नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन के अंदर जो है वो कम ब्रांचेस होते हैं और ग्लाइकोजन के अंदर ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं एज कम्पेयर टू एमाइलोपेक्टिन। तो यही डिफरेंस है ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के बीच।
And then we have cellulose. Cellulose is another abundant carbohydrate, जो कि कहते हैं कि ऑन अर्थ जो है ये मोस्ट abundant कार्बोहाइड्रेट है. इट इज़ ऑल्सो होमोपोलीसेक्राइड, जिसके अंदर बीटा ग्लूकोज की कंडेंसेशन होती है. बीटा ग्लूकोज के बहुत सारे सब यूनिट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं. कंबाइनेशन के बाद जो है इनके अंदर जाहिर है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डेवलप होगी और फिर सेलुलोज की फॉर्मेशन होती है. एंड इट्स स्ट्रक्चर रिजेंबल्स विद दैट ऑफ एमाइलोज स्टार्च. इसकी स्ट्रक्चर एमाइलोज से मिलती जुलती है. एंड देन अगेन जब इसकी स्ट्रक्चर एमाइलोज से मिलती जुलती है तो दैट मीन्स कि इट इज ऑल्सो अनब्रांच्ड, क्योंकि एमाइलोज हमने देखा था कि लीनियर स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड है. और इस केस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस इसके बीच में मौजूद होंगे. एंड in this case these beta glucoses are alternatively arranged in upright and inverted manner. देखें, एक ग्लूकोज एक सीधे साइड पे ये अरेंज है, सेकंड ग्लूकोज जो है ये उल्टा अरेंज हुआ है, एक सीधा है एक उल्टा है. तो इन्वर्टेड अल्टरनेटिवली ये इस तरह से अरेंज है कि एक अपराइट है दूसरा इन्वर्टेड है, और इसी तरह से जो है ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहे हैं. And we have finally chitin, which is the second most abundant molecule on earth. It is again homopolysaccharide. और ये कहाँ पे पाया जाता है? It is present in fungal wall, cell wall. फंगस का जो सेल वॉल है वहाँ पे ये होता है, और उसके साथ साथ आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन है इसके अंदर भी ये मौजूद होता है. और इसलिए इसको हम फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, क्योंकि फंगस के सेल वॉल में ये होता है, इसलिए हम इसको फंगल सेलुलोज भी कह सकते हैं. और इसके अंदर जो सब यूनिट्स जो रिपीट होते हैं दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. ये एक डेरिवेटिव है ग्लूकोज का. ग्लूकोज के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आने के बाद, उसके अंदर एसिटाइल ग्रुप ऐड होने के बाद, एमाइनो ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप ऐड होने के बाद ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन बनाता है. और ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन फिर रिपीट हो जाता है, इसके सब यूनिट्स रिपीट हो जाते हैं, और रिपीट होके ये काइटिन का स्ट्रक्चर बनता है. एंड इट इज अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ये लीनियर स्ट्रक्चर ये बनाता है. ऑब्वियसली इट हैज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें मौजूद है. हियर वी कैन सी दैट, ये देखें ये एक कंपाउंड है जो कि ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव है जिसको हम एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन कहते हैं. देखें इसमें NH एमाइनो ग्रुप भी है, एसिटाइल ग्रुप भी है, C डबल बॉन्ड O और CH3. ये एक एक्स्ट्रा ग्रुप है इस ग्लूकोज के अंदर, तो इसलिए हमने इसको कहा एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ये भी एक एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है, ये भी एक एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है. बहुत सारे ये जो सब यूनिट्स हैं ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे. अगेन 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ऑब्वियसली इस कार्बन का जो है कार्बन नंबर 4 और इस कार्बन का कार्बन नंबर 1 आपस में बाइंड हो जाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, और फिर एज रिजल्ट जो है ये पॉलीसेक्राइड की फॉर्मेशन होगी जिसको हमने काइटिन का नाम दिया है. अगेन अल्टरनेटिव अपराइट एंड इन्वर्टेड. ठीक है, ये वाला ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ये सीधा है, अपराइट है, और सेकंड वन इज इन्वर्टेड. और इसी तरह ये फिर अपराइट है, फिर नेक्स्ट इन्वर्टेड. तो एक जो डेरिवेटिव है वो अपराइट अरेंजमेंट में मौजूद है, दूसरा इन्वर्टेड में मौजूद है, और इस तरह से इनकी अरेंजमेंट चलेगी थ्रू आउट दिस लीनियर स्ट्रक्चर. और ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसके अंदर मौजूद है. Thank you so much for watching my video.